नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, जिसमें हम प्रमुखता से विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं ब्रह्मपुर, गोविसाण, मोरध्वज, बैजनाथ, द्वारहाट, अल्मोड़ा, श्रीनगर, बाड़ाहाट या अन्य जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं उत्तराखंड के, इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर। और यदि आपको उत्तराखंड इतिहास के कंप्लीट नोट्स आप लेना चाहते हैं, ई बुक नोट्स, तो आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ नोट्स उत्तराखंड हिस्ट्री के जरधारी क्लासेस के कंप्लीट नोट्स। और इस ई बुक में आपको नोट्स के साथ साथ नए पैटर्न के अनुसार एमसीक्यू भी प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे आप अपने रिवीजन या अपनी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाएंगे। यदि आप युगट वसी के फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस बैच में आपको मिलेगा उत्तराखंड एवं हिंदी का संपूर्ण कोर्स, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर, डिटेल्स, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट विद डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेंगे बाइलिंगुअल। और इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यदि आप इस फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जरधारी क्लासेस ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, या जरधारी क्लासेस ऐप का डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो जरधारी क्लासेस ऐप के माध्यम से आप इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। ब्रह्मपुर की बात करें तो ब्रह्मपुर का जो विवरण मिलता है वो मिलता है चीनी यात्री वेनसांग, यानी जिसको युआन चांग भी कहा जाता है। तो वेनसांग की यात्रा विवरण सीयूकी में ब्रह्मपुर का उल्लेख मिलता है। अब जो ये वेनसांग था, युआन चांग, ये भारत कब आया था? ये भारत आया था हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के काल में। और अगर हम तिथि की बात करें तो 630 से लेकर 645 ईस्वी तक, यानी लगभग 15 वर्षों तक इसने भारत के विभिन्न स्थलों की यात्रा की थी। उसमें से ये उत्तराखंड भी आया था, और उत्तराखंड को इसने कहा कि ब्रह्मपुर, यानी उस समय उत्तराखंड को ब्रह्मपुर नाम से भी जाना जाता। इस प्रकार से ये ब्रह्मपुर की सीमा, पश्चिम में ब्रह्मपुर की सीमा थी गंगा नदी से लेकर, और पूर्व में काली नदी यानी कर्णाली नदी तक। इस प्रकार इस क्षेत्र को वेनसांग ने क्या कहा था? ब्रह्मपुर कहा था। और वेनसांग की यात्रा विवरण सीयूकी में, और साथ में जो हुइली द्वारा रचित वेनसांग की जीवनी है, वेनसांग की जीवनी किसने रची है? हुइली। तो इसमें भी ब्रह्मपुर राज्य का विवरण देखने को मिलता है, जो कि आज का उत्तराखंड है। और ब्रह्मपुर को वेनसांग ने पोली हिमोपुलो कहा था। जो चीनी भाषा है तो उसमें पोली हिमोपुलो कहा था वेनसांग ने ब्रह्मपुर को। वेनसांग के अनुसार मोइलो से 50 मील उत्तर की ओर जाने पर पोलो किमोपोलो यानी ब्रह्मपुर राज्य स्थित है। अब इसमें इतिहासकारों के अलग अलग मत है मोइलो पे। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि मोइलो वर्तमान का हरिद्वार है, यानी ये जो क्षेत्र है हरिद्वार, और यहां से उत्तर की ओर जाने पर 50 मील जाने पर ब्रह्मपुर राज्य मिलता है। लेकिन वहीं एक और अन्य इतिहासकार है जिनका नाम है थॉमस वाटर्स। थॉमस वाटर्स, इनकी एक पुस्तक है दोस्तों थॉमस वाटर्स की, ऑन युआन चांग्स ट्रेवल इन इंडिया, यानी वेनसांग ने ट्रेवल जब भारत में किया था तो इस पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। और इन्होंने कहा था कि जो वेनसांग द्वारा वर्णित मोइलो है वो हरिद्वार नहीं है, बल्कि वर्तमान जो मयूर ध्वज यानी कोट द्वार है। मयूर ध्वज, मयूर ध्वज या मोर ध्वज, इसको कहा जाता, कोट द्वार को कहा जाता। और कोट द्वार कहाँ है वर्तमान में? पौड़ी गढ़वाल में, यानी यहाँ है कोट द्वार पौड़ी गढ़वाल में। तो यहां से उत्तर में 50 मील जाने पर ब्रह्मपुर राज्य मिलता है। तो ये किसका यात्रा विवरण है? ये है वेनसांग का, यानी मोइलो से 50 मील उत्तर की ओर जाने पर ब्रह्मपुर राज्य यानी पोलो किमोपोलो राज्य मिलता है, जो कि वर्तमान का उत्तराखंड है। और ये मैंने आपको सीमा ही बता दी है कि ब्रह्मपुर राज्य एग्जैक्ट कहाँ पे हुआ करता था उस समय, अनुमान था। तो मोइलो कौन था? वर्तमान का जो मयूर ध्वज यानी मोर ध्वज कोट द्वार। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मोइलो वर्तमान का हरिद्वार है। साथ में तालेश्वर ताम्रपत्र में ब्रह्मपुर को पर्वताकार राज्य की राजधानी बताया गया था, क्योंकि तालेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है पौरव राजवंश का उल्लेख, पौरव राजवंश, जिसको पर्वताकार राज्य भी कहा जाता है। तो पर्वताकार राज्य या पौरव राजवंश की राजधानी थी ब्रह्मपुर। ये किस में जानकारी मिलती है? तालेश्वर ताम्रपत्र में ये जानकारी मिलती है। और कनिंगम के अनुसार वेनसांग मंडावार यानी मोती पुलों से ब्रह्मपुर पहुंचा था, मंडावार से पहुंचा था ब्रह्मपुर। तो ये एक ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों उत्तराखंड का। नेक्स्ट यहाँ पे कि वेनसांग द्वारा, जब वेनसांग ने भारत की यात्रा की थी तो वो उत्तराखंड भी आया था। तो उत्तराखंड में वो कौन कौन से स्थलों पे घूमा था
और उसने उनको अपनी भाषा में क्या क्या नाम दिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो गोविसाण जो कि वर्तमान काशीपुर है, काशीपुर कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। तो गोविसाण यानी काशीपुर को इसने की उ पी स्वांगना ये नाम दिया था अपनी चीनी भाषा में। ब्रह्मपुर राज्य वर्तमान उत्तराखंड, पोलो किमो पोलो, उत्तराखंड वर्तमान उत्तराखंड का जो अधिकांश हिस्सा है वो ब्रह्मपुर राज्य के अंतर्गत उस समय आता था, यानी उत्तराखंड को उसने ब्रह्मपुर कहा था। और ब्रह्मपुर का जो चीनी नाम है वो है पोलो किमो पोलो। स्वर्ण गोत्र राज्य ये है सोफाला नकिलो, सोफला नकिलो। गंगा को उसने फोसुई कहा था। और मतिपुर यानी जो आज का बिजनौर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में, बिजनौर में है मंडावार मतिपुर, तो इसको इसने मोतीपुलो कहा था। और मोरध्वज यानी जो वर्तमान कोटद्वार है, इसको मयूर ध्वज भी कहा जाता है, तो इसको इसने मोइलो कहा था। और इसके बारे में आपको कई बार बता चुका हूं कि मोइलो को कई इतिहासकार मानते हैं कि मोइलो कहाँ है, हरिद्वार है। वर्तमान का जो हरिद्वार है वो है मोइलो। लेकिन एक और इतिहासकार है जिनका नाम है थॉमस वाटर्स, वो मानते हैं कि मोइलो कौन है, वर्तमान कोटद्वार, जिसको मोर ध्वज भी कहा जाता है या मयूर ध्वज भी कहा जाता था। इसलिए आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों आपको नोट करने हैं, ठीक है। तो मोइलो को कुछ इतिहासकारों ने मोर ध्वज माना है और कुछ इतिहासकारों ने इसको हरिद्वार माना है। और यहाँ से 50 मील उत्तर की ओर जाने पर ब्रह्मपुर राज्य ये मिला था किसको, वैनसांग को। दूसरा जो ऐतिहासिक स्थल है वो है गोविसाण। गोविसाण को वर्तमान में काशीपुर के नाम से जाना जाता है। और काशीपुर कहाँ है, वर्तमान में उधम सिंह नगर में है। तो ये काशीपुर, जिसको पहले गोविसाण के नाम से जाना जाता था, ये उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। काशीपुर का प्राचीन नाम क्या है, गोविसाण, और उज्जैनी नगरी के नाम से भी जाना जाता था गोविसाण। गोविसाण का दोस्तों सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया गया कनिंघम के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि गोविसाण का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया, तो कनिंघम ने किया। और गोविसाण की जो विस्तृत जानकारी हमें देखने को मिलती है वो मिलती है वैनसांग के यात्रा वृतांत सियुकी के द्वारा। वैनसांग ने गोविसाण की यात्रा की थी 636 ईस्वी में। और जब वैनसांग यहाँ पे गोविसाण की यात्रा पर आया था तो उसने सर्वप्रथम गोविसाण राज्य की स्थिति, विस्तार तथा इसकी राजधानी का वृतांत दिया है अपने यात्रा विवरण सियुकी में। चीनी यात्री वैनसांग ने अपने यात्रा वृतांत सियुकी में गोविसाण के लिए क्यूपी स्वर्णना शब्दों का प्रयोग किया है। ये चीनी भाषा के शब्द हैं। तो इस प्रकार इन शब्दों का इस्तेमाल इसने गोविसाण के लिए किया है। और सियुकी के अनुवादक रहे दोस्तों एम जूलियन। इन्होंने सियुकी का अनुवादन किया है। और सियुकी का अनुवादन करते समय एम जूलियन ने क्यूपी स्वर्णना शब्द का जो संस्कृत अर्थ बताया है वो बताया है गोविसाण। तो ये भी आपको ध्यान देना है। गोविसाण ये अर्थ किसने निकाला इसका, एम जूलियन ने, जो कि चीनी यात्री वैनसांग के यात्रा वृतांत सियुकी के अनुवादक भी हैं एम जूलियन। वैनसांग की बात करें तो वैनसांग के अनुसार वह मतिपुर यानी मंडावार, अभी इससे पूर्व में मंडावार के बारे में आपको बता चुका हूं, तो मंडावार और मंडावार के लिए इसने मतिपुर शब्द का प्रयोग भी किया है। तो मंडावार अर्थात मतिपुर से ये 66 मील यात्रा पूरी करके गोविसाण नामक स्थान पर पहुंचा था। तो वैनसांग कहां से पहुंचा गोविसाण, पहले वो मंडावार यानी मतिपुर आया था और मंडावार अर्थात मतिपुर से ये 66 मील की यात्रा करके गोविसाण नामक स्थान पर पहुंचा था। गोविसाण की खुदाई जब यहाँ पे हुई है तो यहाँ से प्राप्त सिक्कों, मृदवानों से सिद्ध हुआ है कि इस स्थान पर कुणिनों और कुषाणों का शासन भी रहा था। और गोविसाण एक ऐसा स्थल है दोस्तों जो कि उत्तराखंड में कुषाणों के शासन के बारे में बहुत सारे साक्ष्य प्रस्तुत करता है। कुषाणों के शासन के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो गोविसाण उनमें से एक प्रसिद्ध स्थल है उत्तराखंड का, जहां से हमें उत्तराखंड में किस कुषाणों के शासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो एक प्रसिद्ध कुषाणकालीन नगर भी हम कह सकते हैं गोविसाण को। बिशप हेयर ने 1824 में इस नगर की यात्रा की थी। प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि बिशप हेयर ने काशीपुर यानी गोविसाण की यात्रा कब की, तो 1824 में। उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक रहे हैं धर्मवीर शर्मा। इनके निर्देशन में भी गोविसाण का पुनः उत्खनन किया गया था
और इस उत्खनन में एक बौद्ध स्तूप, क्या क्या इसमें मिले हैं, तो एक तो इसमें बौद्ध स्तूप मिला, बौद्ध स्तूप यहाँ पे प्राप्त हुआ। एक वृत्ताकार मंदिर के भग्नावशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं जो कि 8वीं 9वीं शती का है। एक मंदिर यहाँ पे प्राप्त हुए वृत्ताकार, जो कि जिसका अनुमान लगाया गया था कि ये 8वीं और 9वीं शताब्दी के आसपास का ही मंदिर हो सकता है। और इस मंदिर को शिव मंदिर भी कहा गया। ये कौन सा मंदिर हो सकता है, तो शिव मंदिर होने की संभावना यहाँ पे प्रकट की गई थी जब धर्मवीर शर्मा के निर्देशन में गोविसान का उत्खनन भी किया गया था। और इस मंदिर के गर्भगृह में एक कुंड, पशु अस्थियां और बकरी के सींग भी प्राप्त हुए थे। चंद्रवंशीय राजा देवीचंद के एक अधिकारी थे काशीनाथ, उनके द्वारा इस शहर को बसाए जाने के कारण इस नगर का नाम पड़ता है काशीपुर। तो पहले इसका नाम गोविसान और उज्जैनी नगरी था, लेकिन काशीपुर इसका नाम कैसे पड़ा, चंद्रवंशीय शासक देवीचंद के एक अधिकारी काशीनाथ द्वारा बसाए जाने के कारण इसका नाम पड़ता है काशीपुर। काशीपुर नगर को 1872 में दोस्तों नगर पालिका का दर्जा दिया जाता है और 2013 में इसे नगर निगम का दर्जा भी दिया गया। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट काशीपुर के बारे में आपको नोट करने हैं। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जरधारी क्लासेस के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए जरधारी क्लासेस का ऐप। इस एप्लीकेशन में आपको डिटेल कोर्स, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट और साथ ही पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है। तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए जरधारी क्लासेस का ऐप। नेक्स्ट जो ऐतिहासिक स्थल है वो है कालसी। कालसी वर्तमान में कहाँ है, देहरादून में स्थित है। और देहरादून के कालसी में अशोककालीन शिलालेख मिला है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि ये ऐतिहासिक नगर उस समय अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत आता होगा। तो इस स्थान पर मौर्य सम्राट अशोक का एक शिलालेख दोस्तों मिला है। और वर्तमान की बात करें तो कालसी देहरादून में स्थित है। यमुना की सहायक नदी अमलाव के तट पर स्थित है कालसी नामक स्थान, और यहाँ पे अशोक का अशोककालीन शिलालेख भी मिला है। कालसी शिलालेख में दोस्तों यहाँ के लोगों को पुलिंद और इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। अब देखो उस समय अशोक काल की हम बात करें तो उस समय उत्तराखंड में कुनिंद वंश का शासन था, कुनिंद वंश। और कुनिंद वंश को ही यहाँ पे कालसी अभिलेख में पुलिंद कहा गया है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। और इस क्षेत्र को क्या कहा गया है कालसी शिलालेख में, अपरांत। ये आप यहाँ पे दे सकते हैं कालसी शिलालेख। कालसी अभिलेख की अगर हम बात करें तो इसकी खोज की गई जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। जॉन फॉरेस्ट ने कालसी अभिलेख की खोज की थी 1860 में। और कालसी जो अभिलेख है इसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा है प्राकृत। और इसकी लिपि कौन सी है, तो कालसी अभिलेख की जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। तो कालसी अभिलेख की खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने की। इसकी भाषा प्राकृत है और इसकी लिपि है ब्राह्मी। और ये कहाँ स्थित है, यमुना और अमलाव के संगम के निकट स्थित है कालसी अभिलेख। कालसी का प्राचीन नाम क्या था, कालकूट। और बहुत सारे इतिहासकारों ने कुनिंद वंश की राजधानी बताया है कालकूट को। तो कालकूट जो प्राचीन नाम था ये कौन था, ये कालसी ही था। तो कालसी का प्राचीन नाम क्या था, कालकूट। और युगसैल और खतलिका भी इसके प्राचीन नाम थे। वैनसांग ने कालसी को क्या कहा है, सुधनगर कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वैनसांग ने सुधनगर नाम किसे दिया है या सुधनगर किसे कहा है, तो कालसी को कहा है। अगर हम कालसी शिलालेख की बात करें तो अशोक ने यहाँ पे हाथी की आकृति उत्कीर्ण करवाई थी, जिसके नीचे लिखा गया है गस्तमे शब्द। तो गस्तमे शब्द का उत्कीर्ण किया गया है कालसी शिलालेख में, जो कि अशोक कालीन है। और इस शिलालेख से दोस्तों 5 यूनानी राजाओं का विवरण प्राप्त होता है, जिसमें है एंटियोकस थियोस जो कि सीरिया का शासक था, टोलेमी फिलाडेल्फस मिस्र, एंटिगोनस गोनाटस जो कि मैसेडोनिया से संबंधित था, मगस जो कि साइरिन का शासक था, और अलेक्जेंडर जो कि कुरिन्थ का शासक था। तो इन 5 यूनानी राजाओं का उल्लेख मिलता है कालसी अभिलेख में। तो कालसी अभिलेख में 5 यूनानी शासकों का उल्लेख देखने को मिलता है। सिरमौर इतिहास के अनुसार कालसी सिरमौर की राजधानी भी रहा, जिसमें सिरमौर नरेश, उदित प्रकाश, सूरज प्रकाश तथा बहुल प्रकाश ने कालसी को राजधानी बनाया था। तो सिरमौर इतिहास में कालसी सिरमौरों की भी, सिरमौर वंश के शासकों की राजधानी भी रह चुका है। तो ये कालसी के बारे में कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक विवरण थे जो मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं।
नेक्स्ट जो ऐतिहासिक स्थल है वो है श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर गढ़वाल वर्तमान पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है और ये अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ है। श्रीनगर का पुराना नाम था श्री क्षेत्र। श्रीनगर को किस नाम से जाना जाता? श्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता। और महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में ये कुलिंदाधिपति सुबाहु की राजधानी थी। तो महाभारत काल में जो कुलिंदाधिपति था सुबाहु, इसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर गढ़वाल थी। अब अगर हम गढ़वाल के परमार वंश की बात करें तो परमार वंश के शासकों की राजधानी थी श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर को राजधानी के रूप में बसाने का जो श्रेय जाता है वो अजयपाल को जाता है। अजयपाल ने 1517 में श्रीनगर को गढ़वाल की राजधानी बनाया था। अजयपाल ने गढ़वाल के अनेक गढ़ों को विजित करके, लगभग 52 गढ़ों को विजित करके गढ़वाल का एकीकरण किया और उसके बाद श्रीनगर को राजधानी के रूप में स्थापित किया था। और अजयपाल से लेकर गढ़वाल शासक प्रद्युम्न शाह, यह प्रद्युम्न शाह की राजधानी भी श्रीनगर रही, यानी 1517 से लेकर 1804 तक। लेकिन प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया और प्रद्युम्न शाह को पराजित करके गोरखाओं के आधिपत्य में आ गया था श्रीनगर और पूरा गढ़वाल क्षेत्र। तो 1804 के बाद और फिर 1815 तक श्रीनगर गोरखाओं की अधीन रहा और उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजों का शासन रहा। अगर हम अजयपाल की बात करें तो अजयपाल ने 1517 ईस्वी के आसपास श्रीनगर को गढ़वाल की राजधानी बनाया। एक और शासक हुए श्याम शाह पंवार वंश के, इन्होंने श्रीनगर राजधानी में शामशाही बागानी की स्थापना की। तो शामशाही बागानी का निर्माण श्रीनगर में किसने कराया? श्याम शाह ने कराया। उसके बाद महिपत शाह हुए एक गढ़वाल शासक, पंवार शासक, इन्होंने 1625 ईस्वी में श्याम शाह के शासन काल में श्रीनगर गढ़वाल में केशवराय मठ का मंदिर का निर्माण किया। महिपत शाह, इन्होंने श्याम शाह के शासन काल में केशवराय मठ मंदिर का निर्माण कराया। बाद में महिपत शाह भी स्वयं शासक बनते हैं, लेकिन जब इन्होंने केशवराय मठ मंदिर का निर्माण कराया श्रीनगर में तो उस समय शासक कौन थे? पंवार वंश के, वो थे श्याम शाह। ये भी आपको नोट करना है। तो केशवराय मठ मंदिर कहाँ है? श्रीनगर में है और इसकी स्थापना किसने की? महिपत शाह ने। अगर हम पंवार कालीन देवालयों की बात करें यहाँ पे तो श्रीनगर में गोरखनाथ गुफा है। गोरखनाथ गुफा पंवार कालीन, ये है भक्तियाना में। गोरखनाथ गुफा मंदिर ये कहाँ है? श्रीनगर के निकट भक्तियाना में। केशव राय मठ, जिसकी स्थापना की है महिपत शाह ने। और लक्ष्मी नारायण ठाकुर द्वारा मठ, यानी शंकर मठ के नाम से भी इसको जाना जाता है। शंकर मठ ये भी कहाँ है? श्रीनगर में। ये सभी पंवार कालीन देवालय हैं। साथ में उत्तर पंवार कालीन बीगाधारा लेक, ये भी कहाँ है? श्रीनगर के निकट है। बीगाधारा लेक जो कि पंवार वंश से संबंधित है, ये भी श्रीनगर के निकट में ही स्थित है। और श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर दोस्तों कीर्तिनगर के निकट रानीहाट गांव भी है। यहाँ पर राजराजेश्वरी मंदिर पंवार कालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है रानीहाट गांव में, जो कि श्रीनगर से कुछ ही दूरी पर कीर्तिनगर में स्थित है। 1815 में यहाँ अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। जैसे मैंने आपको पूर्व में बता चुका हूं मैं कि 1514 से लेकर 1804 तक गढ़वाल के शासकों की राजधानी रही श्रीनगर। और 1804 में प्रद्युम्न शाह गढ़वाल का शासक था। इस समय गोरखाओं ने यहाँ पे आक्रमण किया और गोरखाओं ने प्रद्युम्न शाह को पराजित करके इस क्षेत्र को विजित किया। तो 1804 से लेकर 1815 तक ये क्षेत्र रहा गोरखाओं के अधीन और फिर 1815 में यहाँ अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1839 में गढ़वाल जनपद का मुख्यालय श्रीनगर को बनाया गया। श्रीयंत्र टापू ये भी कहाँ है? श्रीनगर में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कई बार एग्जाम में, श्रीयंत्र टापू कहाँ है? तो यह है श्रीनगर में स्थित। श्रीनगर में मोलाराम चित्र संग्रहालय भी स्थित है और कमलेश्वर मंदिर ये भी श्रीनगर में ही स्थित है। यहाँ पर वैकुंठ चतुर्दशी का मेला भी लगता है कमलेश्वर मंदिर में। और मोलाराम चित्र संग्रहालय ये भी श्रीनगर में ही स्थित है। उसके बाद अगर बात करें तो उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान ये भी श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। और 31 दिसंबर 2021 को श्रीनगर गढ़वाल को उत्तराखंड का नवा नगर निगम का दर्जा भी दिया गया। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं।
अब देखो यहाँ पे ये पंवार कालीन जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि श्रीनगर के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। तो इसमें कमलेश्वर मंदिर हो गया, लक्ष्मी नारायण समूह, वैरागणा के 5 मंदिर भी यहाँ पे हैं। वैरागणा के 5 मंदिर समूह ये भी श्रीनगर में स्थित है। और भक्तियाना में गोरखनाथ गुफा मंदिर हो गया, केशव राय मठ, ये सभी प्रमुख देवालय मंदिर ये पंवार कालीन है, जो कि आपको नोट करने हैं। तो श्रीनगर का जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण फैक्ट थे ये हमने यहाँ पे श्रीनगर के बारे में डिटेल्स में चर्चा की है। नेक्स्ट ऐतिहासिक स्थल है देहरादून। देहरादून इसका प्राचीन नाम है पृथ्वीपुर और इसको द्रोण नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वीपुर और द्रोण नगर के नाम से जाना जाता है देहरादून को। देहरादून यहाँ पर कालसी नामक स्थान पर एक अशोक शिलालेख भी मिला है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि प्राचीन काल में ये स्थल मौर्यों के अधीन रहा होगा। मौर्यकालीन शासक अशोक का शिलालेख देहरादून के कालसी नामक स्थान पर प्राप्त होता है। उसके बाद ये पंवार वंश के शासकों के अधीन भी रहा है और पंवार शासन के समय सिख गुरु राम राय ने 1676 में ये देहरादून में आए थे और इन्होंने देहरादून में डेरा भी डाला था, डेरा की स्थापना की थी। 1804 तक दोस्तों गढ़वाल के पंवार वंश के राजाओं के अधीन रहा देहरादून और 1804 में क्या होता है, खुड़बुड़ा नामक स्थान पर, खुड़बुड़ा ये कहाँ है, ये भी देहरादून है। तो खुड़बुड़ा नामक स्थान पर पंवार वंश के शासक प्रद्युम्न शाह और गोरखा यानी पंवारों और गोरखाओं के मध्य युद्ध होता है खुड़बुड़ा नामक स्थान पर 1804 में। पंवार वंश के शासक इस समय थे प्रद्युम्न शाह। तो प्रद्युम्न शाह इस युद्ध में हार जाते हैं, खुड़बुड़ा युद्ध में इनकी पराजय हो जाती है और यहाँ पर ये क्षेत्र किसके अधिपत्य में आ जाता है, गोरखाओं के अधिपत्य में। तो 1804 से लेकर 1814 तक गोरखाओं ने इस क्षेत्र पर शासन किया। उसके बाद 1814 में देहरादून के नाला पानी नामक स्थान पर ब्रिटिश सेना और गोरखाओं सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। नाला पानी ये कहाँ है, देहरादून में है। तो नाला पानी युद्ध हुआ ब्रिटिश सेना और गोरखाओं के मध्य, जिसमें गोरखा सेना पराजित हो जाती है। नाला पानी युद्ध में गोरखाओं का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे बलभद्र थापा। ये नाला पानी युद्ध में गोरखाओं का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे जनरल जेलेस्पी। और इनके युद्ध स्मारक भी बनाए गए दोस्तों खलंगा में। तो खलंगा दुर्ग कहाँ है, तो ये है देहरादून में नाला पानी में, जो कि खलंगा दुर्ग ये कब बनाया गया था, नाला पानी युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सेना और गोरखाओं के बीच जो युद्ध लड़ाया गया था। तो उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश सेना विजित हो जाती है और ब्रिटिशर्स का शासन शुरू हो जाता है देहरादून पर। तो 1815 के बाद यहाँ पे ब्रिटिश शासन शुरू हो जाता है। 1817 में देहरादून को सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया। उसके बाद 1825 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। पहले इसको सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया था, जिला इसको बनाया गया 1817 में, और 1825 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल किया गया। उसके बाद 1829 में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नर से अलग करके मेरठ मंडल में इसे शामिल किया गया। उसके बाद दोस्तों 1975 में देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया और 9 दिसंबर 1948 को देहरादून को नगर निगम बनाया गया। 1998 में 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम बनाया गया था। नेक्स्ट जो स्थल है यहाँ पे वो है हरिद्वार। हरिद्वार को दोस्तों स्कंद पुराण में मायापुरी कहा गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि स्कंद पुराण में हरिद्वार को क्या कहा गया है, मायापुरी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे मय नामक दैत्य की निवास स्थली थी, इस कारण इसको मायापुरी भी कहा गया। तो इतिहास में अलग अलग मत हैं इसके बारे में। हरिद्वार को दोस्तों हरि यानी विष्णु का द्वार भी कहा जाता है और बद्रीनाथ का द्वार भी किसे कहा जाता है, हरिद्वार को ही कहा जाता है। हरिद्वार के कई अन्य नाम है, जैसे कपिला भी एक नाम है हरिद्वार का। गंगा द्वार भी किसे कहा जाता है, गंगा का द्वार
वो भी हरिद्वार को ही कहा जाता है। खांडव वन भी हरिद्वार को कहा जाता है। तो ये अनेक नाम है हरिद्वार के। उसके बाद यहाँ पे अगर हम चीनी यात्री ह्वेनसांग की यात्रा विवरण में देखें तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस स्थान को मोइलो कहा। चीनी भाषा में इसको कहा गया है मोइलो, जिसका क्षेत्रफल उन्होंने 20 ली, जो एक चीनी माप होती है, तो इसका क्षेत्रफल चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कितना बताया, 20 ली, और हरिद्वार को क्या कहा, मोइलो। जहांगीर के शासनकाल में पहला यूरोपियन यात्री टॉम कारट भी हरिद्वार आया था। तो पहला यूरोपियन यात्री हरिद्वार कौन आया था, तो ये आया था टॉम कारट, और ये किसके शासनकाल में आया था, जहांगीर के शासनकाल में। 1399 में दोस्तों तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया। उस समय उत्तराखंड में कत्यूरी वंश का शासन भी था और तैमूरलंग ने हरिद्वार पर आक्रमण किया है 1399 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है एग्जाम में। महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1915 में हरिद्वार की यात्रा की थी। अगर हरिद्वार में मंदिरों की बात करें तो दक्षेश्वर महादेव मंदिर ये हरिद्वार में है, विल्केश्वर मंदिर, मनसा देवी मंदिर जो कि विल्व पर्वत पर है, चंडी देवी मंदिर जो कि नील पर्वत पर है, और माया देवी मंदिर, ये कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं हरिद्वार में। कनखल एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है हरिद्वार में, जिसे भगवान शिव का ससुराल भी माना जाता है। और हर की पौड़ी ये भी हरिद्वार में एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। हर की पौड़ी ये कहाँ है, हरिद्वार में है। हर की पौड़ी का अर्थात इसका अर्थ माना जाता है भगवान विष्णु के चरण। हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की याद में। तो हर की पौड़ी का जो निर्माण कराया गया ये कराया गया उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा। हर की पौड़ी का निर्माण कराया गया और हर की पौड़ी में ब्रह्म कुंड भी स्थित है। तो ये प्रसिद्ध फैक्ट, ऐतिहासिक फैक्ट जो कि हरिद्वार के बारे में है। नेक्स्ट है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी को बाड़ाहाट के नाम से भी जाना जाता था। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम है बाड़ाहाट और सौम्यकाशी। केदारखंड में इसे सौम्यकाशी कहा गया है। सौम्यकाशी इसको किस लिए कहा गया है, क्योंकि ये अस्सी गंगा, वर्णा नदी और भागीरथी नदी के तट पर बसा हुआ है, इसलिए इसको काशी यानी सौम्यकाशी कहा गया है, और इसका प्राचीन नाम बाड़ाहाट भी है। हर की दून ये उत्तरकाशी में सोपिन नदी रेंज में रवाई क्षेत्र पर स्थित एक प्रसिद्ध स्थल है हर की दून। तो हर की दून कहाँ है दोस्तों, ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग पर भागीरथी नदी के तट पर हर्षिल एक पर्यटक स्थल है। तो हर्षिल जो पर्यटक स्थल है ये भी कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। हर्षिल जो कि सेब की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है, और यहाँ पर यानी हर्षिल में जो सेब के बागान लगाने का श्रेय जाता है फ्रेडरिक विल्सन को। बाड़ाहाट में दोस्तों प्रतिवर्ष माघ मेले का भी आयोजन किया जाता है, जो कि माघ मेले में आयोजित होता है। और यहाँ पर बाड़ाहाट में एक बुद्ध की प्रतिमा मिली है, जिसकी पीठ पर तिब्बती भाषा में लेख लिखे गए हैं। तो बाड़ाहाट की बुद्ध प्रतिमा पर तिब्बती भाषा में लेख मिले हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर। ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। विश्वनाथ मंदिर ये कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। 1857 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की पत्नी खनेटी रानी ने इस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था। विश्वनाथ मंदिर में दोस्तों एक त्रिशूल लेख मिला है। ये इंपॉर्टेंट है ऐतिहासिक दृष्टि से। इसमें लेख लिखे गए हैं, 2 लेख। पहले लेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण किसने कराया है, राजा गणेश्वर ने। और जो द्वितीय श्लोक है इस त्रिशूल लेख में, उसके अनुसार राजा गणेश्वर पुत्र श्री गुह ने इस शक्ति लेख की स्थापना की। तो इसलिए विश्वनाथ मंदिर में जो ये शक्ति स्तंभ लेख है, जो ये त्रिशूल लेख है, इसको कहा जाता है श्री गुह का त्रिशूल लेख, क्योंकि श्री गुह ने ही इस शक्ति स्तंभ, इस त्रिशूल लेख की स्थापना की है। इसको कहा जाता है श्री गुह का त्रिशूल लेख। तो श्री गुह का त्रिशूल लेख कहाँ है, ये है उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर में। इस शक्ति मंदिर त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ब्राह्मी एवं शंख लिपि का इसमें प्रयोग किया गया है, और ये त्रिशूल अभिलेख है 6वीं 7वीं शताब्दी का।
तो जी त्रिशूल लेख है 6वीं 7वीं शताब्दी का है। ब्राह्मी एवं शंख लिपि में इसमें प्रयोग इसमें लेख लिखे गए हैं। और ये त्रिशूल लेख की स्थापना किसने की? श्री गुह ने। और इसमें जो पहला लेख है उसके अनुसार राजा गणेश्वर ने इस विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये दोस्तों यहाँ पे ये त्रिशूल, और इसमें ये लिखे गए हैं ब्राह्मी और शंख लिपि में लेख। विश्वनाथ मंदिर के निकट कुछ अन्य मंदिर भी है उत्तरकाशी में, जैसे कालेश्वर महादेव मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर और गोपेश्वर मंदिर। 1857 में इस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह की पत्नी खनेटी रानी ने 1857 में। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे यह है देवप्रयाग। देवप्रयाग ये भी एक ऐतिहासिक स्थल रहा है उत्तराखंड का। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर बसा हुआ है। टिहरी गढ़वाल जनपद में ये स्थित है। भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम स्थल कहाँ है? तो ये है देवप्रयाग, और उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक है देवप्रयाग। यहाँ पर देव शर्मा नामक ऋषि ने तपस्या की थी, इसलिए ऐसा मान जाता है कि देवप्रयाग का नाम देवप्रयाग पड़ा। किसी कारण देव शर्मा नामक ऋषि ने तपस्या यहाँ पे की थी। और इस स्थल को सुदर्शन तीर्थ और इंद्रप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। तो सुदर्शन तीर्थ और इंद्रप्रयाग किसे कहा जाता है? देवप्रयाग को कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर कहाँ है? देवप्रयाग में है। रघुनाथ मंदिर में दोस्तों एक शिला प्राप्त होती है जिसके पृष्ठभाग में ब्राह्मी लिपि में लेख मिले हैं। तो रघुनाथ मंदिर की जो शिलालेख है, यहाँ पे किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग इस शिलालेख में किया गया है, जो कि रघुनाथ मंदिर के निकट मिली है। और इन लेखों के संपादक रहे हैं डॉक्टर छावड़ा, और इनके अनुसार ये द्वितीय से पंचम शताब्दी तक इन ब्राह्मी लिपि के जो ये लेख मिले हैं रघुनाथ मंदिर में, इनको माना गया है कि ये द्वितीय से 5वीं शताब्दी के आसपास इनको स्थापित किया गया है। 1803 का जो भूकंप था, इस मंदिर को अपार क्षति पहुंची थी, जो ये रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग में। और इसके बाद दौलत राव सिंधिया ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। देवप्रयाग के निकट ही एक प्रसिद्ध 3 धारा स्थल भी है जो कि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यहाँ पे गोपेश्वर। गोपेश्वर का प्राचीन नाम है गोस्थल। प्रश्न बनता है कई बार कि गोस्थल किसका प्राचीन नाम है? तो गोपेश्वर का। वर्तमान में गोपेश्वर चमोली जनपद में स्थित है। गोपेश्वर जो कि बालसुती यानी बालखिल्य नदी के बाएं पर और अलकनंदा के दाएं तट पर स्थित है। तो जो गोपेश्वर है, गोस्थल है, ये बालखिल्य नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ पर भी एक त्रिशूल लेख मिला है, गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख जिसे कहा जाता है, और यह है 6ठी शताब्दी का। इसमें दोस्तों 2 राजाओं का उल्लेख आता है। एक तो इसमें नागवंश के शासकों का उल्लेख है जो कि 6ठी 7वीं शताब्दी के आसपास उत्तराखंड में शासन करते थे। तो 6ठी शताब्दी के आसपास नागवंशी राजा गणपति नाग ने इस क्षेत्र में नागवंशी शासकों का शासन था, और अपनी विजयों के उपलक्ष्य में एक त्रिशूल इन्होंने गोपेश्वर में स्थापित किया। तो एक तो इसमें नागवंशी राजा गणपति नाग का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि गणपति नाग ने ही इस गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख को स्थापित किया था। और दूसरा जो लेख इसमें मिलता है वो है अशोक चल का, डोटी नरेश यानी नेपाल नरेश अशोक चल का। इस त्रिशूल लेख में अशोक चल द्वारा 1191 में इस क्षेत्र को विजित करने का उल्लेख भी मिलता है। यानी इस लेख के अनुसार 1191 के आसपास में केदार मंडल जो क्षेत्र है, इस पर अशोक चल ने आक्रमण करके इसको विजित किया था और यहाँ पर किसी अपने सामंत को स्थापित किया था। तो गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख से हमें किन 2 राजाओं के बारे में पुष्टि मिलती है? तो गणपति नाग और अशोक चल। गणपति नाग जो कि नागवंश का था। नागवंश के अनेक राजाओं का इसमें वैसे विवरण मिलता है, जिसमें गणपति नाग द्वारा इस गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख की स्थापना की गई थी। और दूसरा जो लेख है वो है अशोक चल का, जब अशोक चल ने 1191 में केदार मंडल को विजित किया था और यहाँ पर इसने अपने सामंतों का सम्मेलन भी कराया था इस क्षेत्र में। यहाँ पर दोस्तों नरवर्मन का सिरोली शिलालेख भी है। तो सिरोली शिलालेख ये कहाँ है? गोपेश्वर में स्थित है, और ये किसका है? नरवर्मन का है। उसके बाद यहाँ पे प्रसिद्ध गोपीनाथ मंदिर भी है गोपेश्वर में।
और इसी गोपीनाथ मंदिर में है ये गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख। तो अगर मंदिर के बारे में पूछा जाता है तो गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख ये गोपीनाथ मंदिर में स्थित है। मान्यताओं के अनुसार गोपेश्वर का नाम श्री कृष्ण के नाम पर भी पड़ा है, ऐसी भी मान्यता है। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध वैतरणी कुंड भी है जिसको रति कुंड के नाम से जाना जाता है। गोपेश्वर से कुछ दूर पर एक सगर गांव भी है। तो सगर गांव का है, गोपेश्वर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। और गोपेश्वर के निकट ही कश्मीरी हाट नामक एक प्रसिद्ध स्थल है दोस्तों, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। तो कश्मीरी हाट कहाँ है, ये भी गोपेश्वर में है। 1970 में चमोली जिले का मुख्यालय इसे बनाया गया था, गोपेश्वर को। ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कोटद्वार। कोटद्वार कहाँ है, ये भी पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। कोटद्वार को दोस्तों पहले मोर ध्वज के नाम से भी जाना जाता था। और मोर ध्वज ये एक प्रसिद्ध कुषाण कालीन स्थल था, कुषाण काल के दौरान। तो कोटद्वार यानी मोर ध्वज, जो कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। कोटद्वार को गढ़वाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, कोटद्वार को कहा जाता है। कोटद्वार किस नदी के निकट बसा हुआ है, खो नदी के निकट बसा है कोटद्वार। और कोटद्वार के निकट ही मोर ध्वज का किला भी है। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि कोटद्वार को मोर ध्वज के नाम से भी जाना जाता था। कोटद्वार को 1951 में दोस्तों नगर पालिका बनाया गया और 2017 में कोटद्वार को नगर निगम बनाया गया। तो कोटद्वार को नगर निगम कब बनाया गया, 2017 में। और ये उत्तराखंड का 8वां नगर निगम है। उत्तराखंड का 8वां नगर निगम कौन सा है, कोटद्वार है। और 9वां निगम नगर निगम है श्रीनगर गढ़वाल, जबकि 7वां नगर निगम है ऋषिकेश। कोटद्वार को पहले खो द्वार के नाम से भी जाना जाता है, यानी खो नदी का प्रवेश द्वार, क्योंकि इसके निकट खो नदी बहती है और खो नदी का इसको प्रवेश द्वार कहा जाता है और इसलिए इसको खो द्वार के नाम से भी जाना जाता है। कोटद्वार में एक रेलवे स्टेशन भी है, जो कि पौड़ी गढ़वाल जनपद का एकमात्र रेलवे स्टेशन है और इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में की गई थी 1889 और 90 के दौरान। उसके बाद अगर आप देखें तो पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में कर्णवाश्रम भी है, जो कि कोटद्वार से लगभग 14 किलोमीटर दूर है कर्णवाश्रम। तो कर्णवाश्रम कहाँ है दोस्तों, यह है कोटद्वार में। कर्णवाश्रम जो कि हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य में बसा हुआ है, ये एक प्राचीन विद्यापीठ है। प्राचीन काल में उत्तराखंड में 2 विद्यापीठ थे, बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम। तो उनमें से जो कर्णवाश्रम है ये कहाँ है, कोटद्वार के निकट स्थित है। कर्णवाश्रम कौन सी नदी के तट पर बसा है, तो मालिनी नदी के तट पर। मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है कर्णवाश्रम। कर्णवाश्रम जहां पर महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना महाकवि कालिदास ने कहाँ की थी, कर्णवाश्रम में ही की थी। कर्णवाश्रम का संबंध दोस्तों दुष्यंत और शकुंतला, तो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रणय का जो स्थल है वो भी कर्णवाश्रम ही है और वर्तमान में इसको चौका घाट के नाम से जाना जाता है। तो चौका घाट के नाम से किसको जाना जाता है, कर्णवाश्रम को जाना जाता है। और महाकवि कालिदास ने कर्णवाश्रम को किसले प्रदेश भी कहा है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऐतिहासिक फैक्ट जो कि कोटद्वार के बारे में है। उसके बाद है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल बैजनाथ यानी वैद्यनाथ, जो कि वर्तमान में बागेश्वर में स्थित है। तो बैजनाथ यानी बागेश्वर जो कि गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, इसको प्राचीन में बैजनाथ या वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। बैजनाथ में 3 राजवंशों ने शासन किया है, जिसमें कार्तिकेयपुर हो गया, कत्यूर और चंद शासक। तो सर्वप्रथम यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश के राजाओं ने इसे राजधानी के रूप में स्थापित किया। वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर नाम से इसको जाना जाता था और ऐसा माना जाता है कि उसके उपरांत कत्यूरी राजवंश की यहाँ पे शाखा स्थापित हुई। बहुत सारे इतिहासकार कत्यूरी राजवंश को कार्तिकेयपुर राजवंश ही मानते हैं, यानी पहले इसको कार्तिकेयपुर राजवंश कहा जाता था। बाद में जब इन्होंने अपने राजधानी वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर यानी कत्यूर घाटी में स्थापित की तो इस शाखा को फिर कत्यूरी राजवंश के नाम से जाना गया। उसके बाद चंद शासक रुद्रचंद ने कत्यूरी वंश को खत्म करके बैजनाथ पर चंद राजवंश की आधिपत्य को स्थापित किया था। तो कत्यूरी वंश का खात्मा किसने किया, चंद शासक रुद्रचंद ने।
उसके बाद कत्यूरी राजाओं का प्रमुख दुर्ग रणचूला कोट एक पहाड़ी पर बैजनाथ के समीप है। तो रणचूला कोट जो प्रमुख दुर्ग है, ये किसका दुर्ग है? कत्यूरी राजाओं का। और ये कहाँ है? बैजनाथ की पहाड़ी पर। इस दुर्ग में रणचूला देवी का मंदिर भी है, जिसे कोट की माई भी कहा जाता है, जिसे नंदा देवी भी माना जाता है। तो कोट की माई भी ये बैजनाथ में ही स्थित है। गोमती के बाएं और तैलीहाट यानी रणचूला हाट स्थान है, जहां पर नीलचौरी चबूतरे पर बैठकर कत्यूरी राजा न्याय करते थे। तो नीलचौरी चबूतरा ये कत्यूरी राजाओं का एक न्याय का स्थान हुआ करता था, गोमती नदी के बाएं तट पर रणचूला हाट नामक स्थान पर, जिसे तैलीहाट के नाम से भी जाना जाता था, नीलचौरी चबूतरा। तो एक न्याय का स्थान हुआ करता था कत्यूरी राजाओं का। उसके बाद जो नेक्स्ट स्थान है यहाँ पे वो है द्वारहाट, जो कि अल्मोड़ा में है। द्वारहाट को दोस्तों उत्तर की द्वारिका और हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता है। ये कत्यूरों की पाली पछाऊ सागा की राजधानी थी। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि मध्यांतर में जो कार्तिकेयपुर राजवंश था वो कई शाखाओं में बंट चुका था। तो उसमें एक थी कात्यूरों की पाली पछाऊ शाखा। तो कत्यूरों की पाली पछाऊ शाखा की राजधानी थी द्वारहाट। द्वारहाट को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कत्यूर शासन कालीन मंदिर देखने को मिलते हैं द्वारहाट में। तो इसलिए द्वारहाट को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है, और इसलिए इसको कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता है। तो कुमाऊं का खजुराहो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है द्वारहाट को, और मंदिरों की नगरी भी द्वारहाट को कहा जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें मंदिर या देवालय, तो इनके 8 समूह है यहाँ पे, जिसमें है ध्वज मंदिर, जो कि गुज्जर देवाल है, ध्वज मंदिर, रतन देवाल, कचहरी समूह मंदिर, मनियार समूह, मृत्युंजय समूह, अर्चाधीन बद्रीनाथ मंदिर, कुटुम्बड़ी समूह और बाण देवाल समूह। तो ये 8 प्रमुख देवालय समूह, प्रमुख मंदिर समूह देखने को मिलते हैं द्वारहाट में। तो इसमें जो ध्वज मंदिर समूह है दोस्तों, गुज्जर देवालय, ये सर्वाधिक कलात्मक वास्तु रचना है। तो द्वारहाट मंदिर समूह में सर्वाधिक कलात्मक वास्तु रचना कौन सी है? तो यह है ध्वज मंदिर, जो कि गुज्जर देवालय है, जिसको गुज्जर देवालय भी कहा जाता है। गुज्जर देवालय यानी ध्वज मंदिर को छोड़कर जो सभी मंदिर हैं वो है उत्तर भारतीय शिखर शैली के। अन्य सभी मंदिर हैं उत्तर भारतीय शिखर शैली के। द्वारहाट के समीप दोस्तों शीतला देवी मंदिर भी है। शीतला देवी मंदिर, और यहाँ पे श्यालदेव बिखोती नाम से बैसाखी मेला भी आयोजित किया जाता है। उसके बाद है चंपावत। चंपावत ये भी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगरी रही है, और ये चंदवंश के शासनकाल में चंदों की राजधानी भी रही है। ये चंपावती नदी के किनारे स्थित है, और इसलिए इसको चंपावत नाम भी दिया गया है। इसको बसाने का जो श्रेय जाता है वो चंदवंश के शासक सोमचंद को जाता है, क्योंकि सोमचंद ने यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की थी, और यही चंपावत नामक स्थान पर सोमचंद ने राजबुंगा किला भी बनाया था। तो राजबुंगा किला कहाँ है? ये चंपावत में स्थित है, और इसकी स्थापना चंदवंश के संस्थापक सोमचंद ने की। यहाँ पर एक बालेश्वर, सुग्रीवेश्वर तथा चंपा देवी रत्नेश्वर मंदिर भी है, जो कि द्विपुरुष शैली अर्थात द्विगर्भगृह युक्त द्विपुरुष शैली, क्योंकि देखो यहाँ पे बालेश्वर और सुग्रीवेश्वर इनके साथ साथ यहाँ पे मंदिर हैं, बालेश्वर और सुग्रीवेश्वर, और साथ में चंपा देवी और रत्नेश्वर मंदिर। तो द्विपुरुष शैली अर्थात द्विगर्भगृह युक्त मंदिर ये कहाँ देखने को मिलते हैं? चंपावत में है। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि चंपावत में द्विपुरुष शैली अर्थात द्विगर्भगृह युक्त शैली के मंदिर कौन कौन से हैं? तो बालेश्वर सुग्रीवेश्वर मंदिर और चंपा देवी रत्नेश्वर मंदिर। महावीर थापा ने 1853 में दोस्तों इस बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था। तो ये चंपावत के बारे में प्रसिद्ध ऐतिहासिक फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। उसके बाद है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा भी एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। चंदवंश से लेकर ब्रिटिश काल तक इसमें प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अल्मोड़ा को दोस्तों मानस खंड में राम क्षेत्र कहा गया है। स्कंद पुराण के मानस खंड में राम क्षेत्र किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है
अल्मोड़ा को। अल्मोड़ा कसाय पर्वत पर बसा हुआ है। कसाय पर्वत का उल्लेख मानस खंड में किया गया है। तो मानस खंड में जो कसाय पर्वत है उस पर बसा हुआ है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में दोस्तों कटारमल सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण कत्यूरी राजा कटार मल ने कराया था, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। चंदवंशीय अभिलेखों में इसे आलमनगर, राजपुर तथा अल्मोड़ा कहा गया है। तो आलमनगर भी इसे कहा गया है। तो आलमनगर अर्थात इसमें मुगल प्रभाव था इस क्षेत्र में। चंद वंश के जो शासक थे उनके मुगलों से संबंध के बारे में बताता है। तो मुगल प्रभाव के कारण इस नगर का नाम रखा गया आलमनगर। राजपुर और अल्मोड़ा भी इस क्षेत्र को कहा गया है। अल्मोड़ा की नींव जो डालने का श्रेय जाता है वो भीष्मचंद को जाता है। भीष्मचंद ने यहाँ पे अपनी राजधानी की नींव डाली थी, लेकिन ये राजधानी बनकर जो पूर्ण रूप से तैयार हुई थी वो हुई थी बालो कल्याण चंद के शासनकाल में। तो अल्मोड़ा की स्थापना किसने की? बालो कल्याण चंद ने। 1563 में बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की। तो बालो कल्याण चंद तक जितने भी चंद शासक हुए उनकी राजधानी कहाँ थी? चंपावत। लेकिन फिर बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी अल्मोड़ा स्थापित की। लेकिन अल्मोड़ा को राजधानी के रूप में जो नींव डाली वो डाली थी भीष्मचंद ने। लेकिन भीष्मचंद के बाद शासक बनते हैं बालो कल्याण चंद और इसी के शासनकाल में अल्मोड़ा राजधानी की स्थापना की जाती है। यहाँ पर दोस्तों खगमरा कोट, मल्ला महल तथा लाल मंडी का किला भी है, जिसको देखो लाल मंडी का किले को फोर्ट मायरा भी कहा जाता है। तो फोर्ट मायरा या लाल मंडी का किला, मल्ला महल और खगमरा कोट ये सभी किले अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा पर 1790 में दोस्तों गोरखों ने अधिकार किया। 1790 में गोरखों ने अल्मोड़ा यानी कुमाऊं के चंद शासकों को पराजित करके यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित किया 1790 में। और 1790 से लेकर 1815 तक यहाँ पे गोरखा शासन के अधीन रहा ये क्षेत्र। फिर 1815 में गोरखाओं को अंग्रेजों द्वारा पराजित करके इस क्षेत्र पर अधिकार किया गया। तो 1815 को गोरखा गवर्नर बमसा द्वारा आत्मसमर्पण के पश्चात इसे ब्रिटिश शासन में मिला दिया गया। उसके बाद 1846 में अल्मोड़ा छावनी की स्थापना की जाती है और 1864 में अल्मोड़ा नगर पालिका के रूप में गठित किया जाता है। अल्मोड़ा नगर पालिका का गठन होता है 1864 में। उसके बाद दोस्तों 1891 में अल्मोड़ा को जिला बनाया गया और 1871 में कुमाऊं का पहला इंटर कॉलेज रामजे कॉलेजिएट स्कूल जो कि 1871 में अल्मोड़ा में स्थापित किया जाता है। 1891 में अल्मोड़ा को एक जिला बनाया गया और 2024 में नगर निगम बनाया गया है अल्मोड़ा को। तो अल्मोड़ा को नगर निगम कब बनाया गया? 2024 में। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जरधारी क्लास के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए जरधारी क्लासेस का ऐप। इस एप्लीकेशन में आपको डिटेल कोर्स, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट और साथ ही पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है। तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए जरधारी क्लासेस का ऐप।